हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये धातु अधातु चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं जी, आपके सामने सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पहले आप लोग फटाफट से ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव करा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम उतना टाइम लेंगे नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट में हम कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले भी आपको ये चैप्टर करवा चुके हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी HD रहे बच्चों, इसके लिए हमने इसे कैमरे से रिकॉर्ड किया और आपके सामने प्यारे बच्चों से हमने प्रीमियर किया, ठीक है। तो फटाफट से आपसे इसको लाइव भी समझेंगे और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक पूरा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ बोले प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक छोटा सा प्रयास होता है आप सभी के कि आप लोग हर वीडियो को प्रेम करते हो, तो इस वीडियो को भी बहुत बढ़िया प्रेम करो, लाइक कर दीजिए सब लोग और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके लिए ही कार्य करते हैं। आइए शुरू करते हैं और कोशिश कीजिए 50 क्वेश्चंस में से आपके कम से कम 45 सही हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है और एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। पहला बच्चों की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला कौन सा धातु है? बताओ कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में धातु होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऑप्शन ए होगा मरकरी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों की निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? धातु का नाम बोला है तो आप सबको पता होगा कि सर आंसर हमारा सोडियम होगा। ज़्यादा जल्दी करेंगे क्योंकि हमने कल भी इसका क्वेश्चन कराया था, मेन पार्ट हमारा सब्जेक्टिव है। अगला बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम, अगर आप क्रियाशीलता पढ़ोगे ना, सबसे ऊपर में होता है बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में होता है हमारा, देखोगे पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, उसके बाद हमारा है ना कैल्शियम वगैरह हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, एल्युमिनियम है ना, कैल्शियम वगैरह ऐसे हो जाता है ना। तो आप देखोगे ना तो एल्युमिनियम ऊपर होता है ना, ये सारे ऊपर होते हैं। सबसे नीचे जिंक होता है, सबसे नीचे आप देखोगे तो जिंक होता है, उसके बाद फिर आपका वो कॉपर के नीचे वगैरह जिंक सब देखेंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ता है, आगे आता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? बच्चों विद्युत का सुचालक आपने कई बार पढ़ा होगा कि विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है? मैंने आपको पढ़ाया था कि सोडियम एक ऐसा धातु है बच्चों सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है और यह बच्चों रिएक्ट करता है जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? बताओ सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब आप क्रियाशीलता का समूह पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर में आपका पोटेशियम आएगा। सबसे ऊपर क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम से ज्यादा क्रियाशील कोई हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो आपको पता है बच्चों कैल्शियम एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है सोडियम भी धातु है, कार्बन ही क्या है? एक अधातु है आगे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक विजातीय पदार्थ है? बताओ, यानी कि सबसे अलग कौन सा है? चूना पत्थर आपको पता है CaCO3 होता है। ये क्वेश्चन यहाँ होना नहीं चाहिए। खरिया भी वही होता है, संगमरमर का ही फार्मूला वही होता है CaCO3। क्वेश्चन है विजातीय कौन है? तो नमक सबसे अलग है, क्योंकि NaCl होता है नमक। अगला क्वेश्चन है बच्चों की धातुओं की प्रकृति क्या होती है? मैंने बोला जितने भी धातुएं आप संसार में देखते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? त्यागते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन को है ना त्यागते हैं वह विद्युत के धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। कहते हैं ग्रेफाइट क्या होता है? भाई साहब ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है बच्चों एक किताब को 10 बार पढ़ लो। यानी एक चैप्टर को अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना, उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटने के चांसेस 0% हो जाते हैं। आप हर क्वेश्चंस को दीजिए। अंतिम वाला पार्ट सब्जेक्टिव का है तो उसको आप पूरे अच्छे से देखना। इसलिए प्यारे बच्चों 1 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो की क्वालिटी पर जाना बच्चों अच्छे मायने किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या लिखा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी कि चालक में भी सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपने पढ़ा है बच्चों सबसे बढ़िया चालक चांदी होता है, जिसको हम Ag कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2022 तक के, तो फास्फोरस का P4 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग में रखना भाई, गलती मत करना, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो ना तो सर P1 P2 P3 क्या होगा? तो P4 याद कर लेना। 100% याद हो गया तो बता दो एक बार। यस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कौन सा, ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन है बच्चों की कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है? कौन सा अधातु बताओ। अधातु देखोगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखो ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, आप हमेशा सोडियम खोजोगे नहीं मिलेगा, ऑप्शन बस अलग अलग हैं। ध्यान से देखिए, किसे काटते हैं? तो बच्चों लिथियम को। किसको? लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए।
क्या होगा, लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु वह कौन सी है। तो बच्चों अधातु देखोगे ना, कमरे के तापमान पर अधातु कौन सा है, तो देखो बहुत बच्चे गलती से पारा मार देते हैं, पारा एक धातु है, पूछा गया अधातु, ब्रोमीन होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो 100% याद होगा आप सभी को कि आंसर क्या होगा हमारा, सोडियम। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा नहीं दिए गए, सारे पूछे गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। सोचो बच्चों, क्या है, अधातु भी है और फिर भी विद्युत का सुचालक है, बताओ कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों सबको बताया कि एक ही है, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी इस टेस्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ आप लोग कल पहले सीख चुके हैं ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी बच्चों, तो जल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है, तो निकलेगा भी कौन सा, हाइड्रोजन ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। बच्चों देखो, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सा उत्पादन होता है, तो बच्चों NO2 और O2। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, NO2 और O2। ठीक है, एग्जाम मैंने शायद गलती से ये वाला बता दिया है। ठीक है ना, तो O2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक कौन सा, यहाँ देखकर बताओ। तो देखो भाई, सबसे अधिक अभिक्रियाशील में तो कभी भी हम ये सब तो आएगा नहीं, लेसर तो अंतिम में होता है, ऊपर में कॉपर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बताओ कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग कर ही नहीं सकता। तो सर देखो, ये होता है एयू ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि सोना नहीं करता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों की एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। मैं एक चीज को है ना, HNO3 एक चीज को आप 10 बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए। बच्चों इसका रेशियो होता है 3:1, गलती मत करना। ठीक है ना, 3:1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। कल पढ़ाया था मैंने, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, और यह तत्व कौन सा है बताओ। यौगिक जल में विलय है, तत्व है ना, हमारा तत्व कौन सा होगा बच्चों। तो मैंने बताया था कैल्शियम तत्व होगा। क्या होगा, कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम होगा, जिससे कि चूना बनता है। नहीं बताया था हमने, चूना। यस। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। बताओ कौन सा ऐसा धातु है जो सिर्फ अम्ल राज यानी एक्वा रेंजिया में ही घुल सकता है। आपको पता है बच्चों, एक्वा रेंजिया जो होता है ना, HCl और HNO3 का रेशियो होता है, दोनों का मिश्रण होता है बच्चों 3:1 में, और इसका प्रयोग किया जाता है सोना प्लेटिनम को गलाने के लिए। ठीक है ना, तो देखो इसमें से सोना एक ऐसा चीज है जो सिर्फ अम्ल राज में ही घुल सकता है। सही बात है कि नहीं, बताओ। यस, सोना ही होगा। ठीक है, जो घुल सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, मैंने बोला धातु का, ये अगर आप देखोगे ना, धातु के अगर आप रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो यह क्या करती हैं बच्चों, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ठीक है, इसीलिए यह विद्युतः धनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। देखो ऑक्सीजन की सबसे पहले तो आप परमाणु संख्या बता दो, 8 होती है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, और हमने बोला जब 4 से अधिक हो जाए तो 8 में से हम इसे माइनस करते हैं। तो बताइए कितनी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। बहुत लोग गलती से 6 खोजते हैं। 6 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन संयोजकता कैसे निकलता है, जब 4 से अधिक हो जाता है तो 8 में से हम उसको लेस करके निकालते हैं। ठीक है, तो 2 चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है। सबको पता है कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है, फटाफट से आप सभी लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग, और शेयर की संख्या जितने आप लोग देखिए
हम आपके पढ़ाई में कमी हो नहीं, मतलब होने किसी भी हाल में नहीं देंगे, ठीक है। तबीयत वगैरह खराब है, कुछ भी हम मैनेज करते हैं बच्चों, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। आप लोगों को कई बार क्या लगता है पता है कि सामने वाला इंसान आपको ये वो कह रहा है, देखो आप हमारी भी मजबूरी समझिए, ठीक है। हमारे 3-4 बैचेस ऑफलाइन होते हैं, फिर 3 आप लोग का ऑनलाइन लेते हैं, और सभी भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो पहले बच्चों हमारी भी कुछ मजबूरी होती है। कुछ बच्चे कभी ऐसा कमेंट कर देते हैं ना, दिल में चोट लग जाता है कि आपसे नहीं होगा सर, आप तो नहीं पढ़ाओगे सर। अरे ऐसा नहीं है बच्चों, हमने आपका कर्ज लेकर तो नहीं बैठा है ना, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कभी। आप देखो बच्चों, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पूरी दुनिया ट्रस्ट की है। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन आप सामने वाले को इतना भी कमजोर ना समझ लो कि उसको तुम कुछ भी बोल दो तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों। आप हमारे लिए कुछ करते तो हम भी आपके लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करते और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ नहीं करते, दोनों एक दूसरे से हो बच्चों, ठीक है। तो हमेशा इस, है ना, हमेशा इस गरिमा को बच्चों बनाए रखना। ऐसा कभी कुछ मत करना जिससे कि दिल में चोट पहुंचे। हम लोग भी कभी ऐसा कोशिश करते नहीं हो बच्चों। सोने की परमाणु संख्या 79 होती है, ठीक है। देखो ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं बच्चों, पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें कि हमें सब कुछ मतलब अच्छे से पता है बच्चों कि बिहार बोर्ड का एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब कुछ पता है। आप अभी नए हो ना, आप बहुत हल्ला गुल्ला करते हो, सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ऐसा आएगा वैसा आएगा। बच्चों हम लोगों को भी बहुत कुछ पता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब शांत रहिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? देखो अक्रिय गैस हमने 6 पढ़ाए थे आपको। इसमें पूछा गया कौन सा अक्रिय है बच्चों, तो अक्रिय में हीलियम का सबसे पहला नाम आता है। हमने बताया था एक बार ट्रिक आपको, ही नी अरकर एक्स रण बताया था, यस वेरी गुड, है ना। आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन में, बहुत आगे भी सब्जेक्टिव होने वाला। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। तो सिलिकॉन के बाद पढ़ोगे तो सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा आपका है ना आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है। तो देखेंगे तो ये हो गया सिलिकॉन, है ना, ये हो गया बच्चों क्या हो गया, ये हो गया फास्फोरस, और ये हो गया आपका सल्फर, ये हो गया क्लोरीन। तो क्या पूछा है आपका कि गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे का तो बच्चों को मालूम है जी 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमने जो कल पढ़ाया था आपको वो तो ये थे कि कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आज का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या आपको लगता है कि नहीं आएगा, यही आता है 11 होता है बच्चों। अगर पूछे इसका है ना, इसका संकेत पूछे तो Na होता है। सोडियम 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1 इसकी संयोजकता है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्लोरीन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन Cl17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2, 8 और 7, तो बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं? 7। अगर आज के क्लास में आपने सारा क्वेश्चन सही कर लिया, 51 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन है बच्चों की इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को, है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? देखो हमने क्या बोला, यौगिक 2 तरह से बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या तो साझा से। साझा होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, जब भी स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण मतलब पूरे हमेशा के लिए दे देना, हमेशा के लिए दे देना, तो यह बनता है आयनिक। हमेशा के लिए दे दिया जाए तो हम इसे आयनिक कहते हैं। और लेकिन जब साझा किया जाए बच्चों, और ये होता है धातु अधातु के बीच, धातु और प्लस अधातु के बीच ये चीज होता है आयनिक वाला। और अगर सिर्फ बच्चों कुछ है ना, अगर साझा किया जाए, जब साझा होता है तो साझा को हम लोग कहते हैं बच्चों सह संयोजक। क्या बोलते हैं? सह संयोजक, संयोजक। तो यहाँ पर क्या बोला, स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण से बने यौगिक को हम आयनिक बोलते हैं या विद्युत संयोजी। आयनिक या इसी का दूसरा नाम है बच्चों विद्युत संयोजी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? याद रखना, आयनिक यौगिक का सबसे पहला गुण यही होता है कि यह धातु और अधातु में होता है। तो यहाँ देखो कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। CO2 भी नहीं होगा। यहाँ देखो कैल्शियम धातु है, कैल्शियम धातु है, क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो धातु धातु के बीच में हमेशा बनता है आयनिक बंधन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लाल तप्त आयरन पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाल तप्त आयरन पर यानी कि लोहा अगर बहुत ज्यादा धीपा हुआ है, लाल है दो लोहा, जल वाष्प प्रभावित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है ना। तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन कभी मत होना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा, Fe3O4। Fe3O4 जब मैं 10th में पढ़ता था मैंने कैसे रखा था? 34 बच्चों, 34, 34, ठीक है 34, क्योंकि आप गलत कर दो, कई बार ऐसे लिखा रहता है, ध्यान दे, ऐसे लिखा रहेगा Fe2O3, Fe3O
2 Fe4O3। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ, 34 याद रखना बच्चों, गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, ऑप्शन नंबर ए। आगे सिखाएंगे अक्रिय तत्वों के बारे में अच्छे से जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे। सिलिका क्या है बच्चों, सिलिका यानी कि हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि सिलिका क्या है, तो बच्चों सिलिका एक प्रकार का उपधातु, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सभी भी उपधातु हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होगी? पहले बच्चों सबसे पहले सिलिकॉन को लेते हैं। सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 यानी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। संयोजी मतलब कि सबसे लास्ट में, ठीक है ना, 2 8 10 4 14। एल्युमिनियम का 13 होता है ना जी, यस, 2 8 3। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। चलो 2 8 और 5, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। अब बताइए आप सबसे अधिक किसका है? संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसके हैं? तो आप बोलोगे सर सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा किसका है ना? फास्फोरस का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन है बच्चों की जस्ता, है ना, जस्ता का अयस्क कौन सा है? देखो बच्चों सिनेबार हमने कल पढ़ाया था, पारा का होता है, ठीक है। जिंक ब्लेड बच्चों, है ना, जिंक ब्लेड किसका है? जस्ता का है, जस्ता का जिंक ब्लेड है। एल्युमिनियम का आपने, है ना, हम आपको बताया था क्या था बच्चों? बॉक्साइड था, ठीक है। तो जिंक ब्लेड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बच्चों यह एल्युमिनियम का है। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का प्रेम बच्चों हमें उत्साहित करता है क्लास लेने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पारे का अयस्क कौन सा है? तो पारे के बारे में पढ़ेंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका है? लोहा का। मैग्नेटाइट किसका है? लोहा का। और सिनेबार है ना, पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो यह अयस्क है, मरकरी का नहीं होगा, यह जिंक का है। किसका है? जिंक का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जस्ता का है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि, है ना, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैंने कल पढ़ाया था आपको। क्यूपराइट बच्चों किसका है? कॉपर का अयस्क होता है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो है ना, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो कॉपर का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हमने कल करवाया था। एक स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त बच्चों निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है बताओ सर मेरे? निकेल और क्रोमियम। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। और मैंने यही बताया था कि कार्बन उसमें मात्र 2% होता है। कार्बन कितना होता है बताओ? मात्र 2% होता है। सही बात है ना? यस सर। 6 क्वेश्चन बचे हैं, सही कर दो। पीतल क्या है? आप सबको पता है बच्चों कि पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्टिव बिल्कुल देखना ना भूलना बच्चों, सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहे के ऊपर में जिंक लग जाए, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं बच्चों गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो प्यारे बच्चों हम उसके ऊपर में जिंक की परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 आता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बच्चों देखो स्टेनलेस स्टील में 4 चीजें होती हैं। एक तो लोहा होता है, दूसरा निकेल होता है, तीसरा क्रोमियम होता है, चौथा कार्बन होता है। पूछा गया है यहाँ पर कि मिश्र धातु कौन सा है? तो लोहा का। किसका है? लोहा का। स्टेनलेस स्टील किसका है? लोहा का। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कहते हैं बच्चों की सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन जब भी मिलता है बच्चों सोल्डर बनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जितना भी होगा उसको किससे व्यक्त करते हैं बताओ? तो हम इसे 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी वीडियो की, क्योंकि बच्चों ये कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अच्छा है, यस। अब चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ। बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप लोग आज कि सर चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आपने आया है। बच्चों अब ऐसा ही आता रहेगा, आप हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखें। और सबसे ज़्यादा भरोसा आप हमारे ऊपर करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। और हम उसके लिए प्यारे बच्चों कभी भरोसा टूटने नहीं देंगे। बस देखो
कुछ चीज़ें होती हैं, अब हमारी मजबूरी होती है कहीं कहीं पर। मेहताब कहाँ है रे? देखो तो इसका, हाँ आ गया, अच्छा ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चों, आ जाओ। हर एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, फिर इसका पीडीएफ हम दे देंगे आपको। पीडीएफ आप लोग है ना अपने व्हाट्सएप से लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन होंगे बच्चों सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आप लोग का बहुत मांग था। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कि दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। बस 2 ही अंतर लिखना है। आपको तो 10 अंतर पता है, आपको तो मैंने 10 बताए हैं, पर एग्जाम में 2 ही पूछा गया है। 2 अंतर कोई बता दो। जैसे मैंने लिखा है बच्चों कि धातुओं के तार खींचे जाते हैं, सही बात है कि नहीं बताओ। नंबर 1, धातुओं के तार खींच सकते हैं, है ना। नंबर 2, धातुओं को पीट कर एक चादर का रूप दिया जाता है, लेकिन अधातु में ये दोनों काम नहीं होता है। देखो, धातुओं के तार खींचे जाते हैं अर्थात तन्य होती है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा, धातुओं को पीट कर एक चादर का रूप दिया जा सकता है, अर्थात धातु में आघात वर्धीय होती है, लेकिन है ना, लेकिन अधातु भंगुर होती है। बस 2 ही अंतर लिखना था। लिख दोगे यस और नो? सर 2 के आप 5 लिख देंगे, ऐसा आपके मन में आता होगा। क्या दिक्कत है इसमें? आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि कारण बताइए। क्वेश्चन है कि कारण बताइए कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। कारण बताइए। ठीक है, एक तो नॉर्मल सा कारण है बच्चों, क्योंकि अगर हम उसे जल में रखें फिर भी वो जल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेगा। अगर हम प्यारे बच्चों उसको हवा में रखें फिर भी पकड़ लेगा, इसलिए हम उसको तेल में रखते हैं। लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे लिखें, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्रियाशील धातुएं हैं। ये वायुमंडल के नमी में अपचयित होते हैं और अपनी चमक खो देते हैं। इतना बड़ा अगर आप लिख सकते हैं जरूर लिखना। नमी के कारण हाइड्रा ऑक्साइड में बदल जाते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड में बदल जाते हैं। पुनः वायुमंडल से CO2 यानी पुनः फिर वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया कर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर इनमें आग पकड़ लेती है, इसी कारण इन्हें तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर आप चाहें तो ये हमारा किताबी लैंग्वेज है, नहीं तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। चूंकि यह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन या जल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जल जाता है, इसलिए हम इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके एग्जाम में आया है बच्चों, क्या आया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आया है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। सही बात है, एल्युमिनियम देखोगे तो क्रियाशीलता में ऊपर ही रहता है, क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में क्यों करते हैं। तो रीजन है बच्चों कि एल्युमिनियम क्रियाशील धातु है, लेकिन यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक भी है। इसी ऊष्मीय चालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का बहुत बढ़िया चालक भी है, कम आंच में भी भोजन जल्दी पका सकता है। इसलिए यानी कि हम इसके किस गुण के कारण से, तो बच्चों इसमें जो चालकता है, चालकता के गुण की वजह से, चालकता जो है इसके अंदर में, इसी गुण की वजह से हम एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। लिख दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस कर दीजिए, गुरुजी हम लिख देंगे लिख देंगे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसे धातु का नाम, है ना, ऐसे धातु का एक एक उदाहरण दें। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे धातु का एक एक उदाहरण दें जो नंबर 1 कमरे के तापमान पर द्रव हो। बताओ बच्चों कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा सा, कमरे के तापमान पर द्रव धातु, तो आप बोलोगे सर पारा। दूसरा पूछा गया है ऊष्मा का कुचालक धातु बताइए जो ऊष्मा का कुचालक हो। तो बच्चों नाम है सीसा। सीसा एक धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। दोनों का आंसर हम यहाँ लिखें कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है और सीसा ऊष्मा का कुचालक है। हो जाएगा, यस सर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आगे मिलेंगे। कहते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से, अगर बच्चों हमारे पास आयरन सल्फेट का विलयन है, आयरन सल्फेट बोले तो FeSO4, कहते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, है ना, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो बच्चों जब भी हम इसे जिंक को जैसे ही डालेंगे तो जिंक आयरन को हटा देगा, तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस में आयरन बनेगा ना। देखो यहाँ क्या लिखा है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन विस्थापित होता है। आयरन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और आपको यही समीकरण लिख करके दिखाना है। हो जाएगा, यस सर, पक्का हो जाएगा। तो एक बार यस कर देना सब लोग। अगला क्वेश्चन है कि एनोडीकरण क्या है। हमने आपको बताया था बच्चों एनोडीकरण क्या है।
एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड की परत जमाना, एल्युमिनियम धातु के ऊपर में ऑक्साइड की परत जमाना एनोडीकरण कहलाता है। उसी को आप लिख सकते हो इस तरह से, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों की एनोडीकरण क्या है। कहते हैं कि एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड जमाने को एनोडीकरण कहा जाता है। वायुमंडल के संपर्क में एल्युमिनियम की सतह पर पतली ऑक्साइड की परत जमती है, पतली ऑक्साइड की परत जमती है। इसकी परत पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाकर इसे संक्षारण से सुरक्षित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। सिंपली समझिए ना कि एल्युमिनियम का कोई मतलब एक है ना, एल्युमिनियम है और उसके ऊपर में बच्चों है ना, एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड बैठ गया है ना, चलिए परत जमा दिए तो यह क्या हो गया, हमारा एनोडीकरण कहलाता है। अगर लोहा में होगा तो इसे हम कहेंगे गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन आया था पहले बच्चों की उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी देखना बच्चों, जो अम्ल और भस्म दोनों के जैसा कार्य करता हो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। आंसर है बच्चों की वे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण मौजूद हों वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जिसमें अम्ल वाला गुण और भस्म वाला दोनों हो, जैसे दिया गया है Al2O3 और ZNO, ये अम्ल और भस्म दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों इसका उदाहरण दिया गया है। ठीक है ना, आई होप आप इसको आराम से लिख दोगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो आपको लिखना है कि वे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और भस्म दोनों गुण हो हम उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि कारण दें कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया इस चैप्टर का क्वेश्चन है, वही बात है जी। ठीक है, कारण दीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो बच्चों आंसर है कि सोडियम धातु की अभिक्रियाशीलता जल के साथ अत्यंत होती है। जल के साथ होती है तो जल में आप रख नहीं सकते, अत्यंत होती है जल के साथ। जल और सोडियम के बीच होने वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। अभिक्रिया से निकली गैस वायुमंडल के जलवायु से मिलकर अग्नि उत्पन्न कर देती है। जैसे आप जल में रखोगे तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, यही कारण है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इसकी अभिक्रिया वायुमंडल में जलवाष्प है ना, जलवाष्प उसे नहीं हो सके। अच्छा, वायुमंडल के जलवाष्प से नहीं हो सके, सॉरी, वायुमंडल के जलवाष्प से नहीं हो सके। साथ ही यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, और ये वायुमंडलीय ताप पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जल उठता है, इसलिए हम इसे कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो नॉर्मल वही लिखिए कि सोडियम धातु एक अति क्रियाशील धातु है, अति क्रियाशील धातु है। इसे जल में रखने से या फिर खुले वातावरण में रखने से इसमें तुरंत ही आग पकड़ लेती है, इसलिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। इतना लिख देना आपको, हो जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं बच्चों की संयोजकता से आप क्या समझते हैं। हमने क्या बोला, संयोजकता। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों कैल्शियम है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीजन की संयोजकता, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो हम इसे तोड़ेंगे 2 और 6 में। तो ये जो बाहर है ना, ये हमारा 6। ठीक है, तो ये जो हमारे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ना, कहते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मैंने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, बाहरी वाले भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता है ना, संयोजकता भी कहा जाती है ना, संयोजकता कही जाती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता भी कहते हैं। तो पहले बच्चों क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम की संयोजकता लिखिए। मैग्नीशियम की संयोजकता पूछा गया है, तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2। मैग्नीशियम के बृहत्तम मतलब कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अतः मैग्नीशियम से इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और इसकी
इसकी संयोजकता भी 2 है। गलत लिखा गया है, इसकी संयोजकता भी 2 है। इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? 2 है, 2 है। इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है, जब आप लोग को नोट्स देंगे तो ये वाला हम ठीक कर देंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वही संयोजकता। कहते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। इसके माध्यम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। माध्यम नहीं होगा बच्चों, बाह्यतम होगा, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। अतः इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यही चीज को आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। सर टाइपिंग खुद से बोल के करने से ऐसा हुआ होगा बच्चों। एक सेकंड रुकिए, अचानक लाइट के जाने से ऐसा हुआ है। एक सेकंड रुकिए पहले बच्चों, ठीक है। आप सब लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे? फटाफट से सब लोग कमेंट करेंगे। यस हो जाएगा सर, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए पहले बच्चों, वो अचानक लाइट के जाने से ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं जी। बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज में कुछ अंतर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत अंतर हो जाता है वोल्टेज में, ठीक है। वैसा ही कुछ हुआ होगा आई थिंक। चलो भाई जल्दी से खुल जाओ। चलो खुल गया, हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? ध्यान देना बच्चों, आयनिक यौगिक, हमने क्या बोला? आयनिक यौगिक बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ धातु या सिर्फ अधातु या फिर दोनों? आयनिक यौगिक में प्यारे बच्चों हमेशा दोनों चीजें चाहिए। तो आयनिक यौगिक के गलनांक हमेशा उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है, और जब इसका बंधन बन जाता है तो बच्चों इसके बहुत ज्यादा ऊष्मा चाहिए इसको अलग करने के लिए। कहते हैं कि आयनिक यौगिकों का निर्माण धन और ऋण आवेशित कणों के बीच होता है। सही बात है, धन और ऋण दोनों आवेशित कणों के बीच होता है। इनके बीच मजबूत स्थित विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस स्थिति में विद्युत बल को तोड़ने में काफी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि इनका द्रव्यनांक और इनका क्वथनांक उच्च होता है। इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आप ऐसे ले सकते हैं कि आयनिक यौगिक में होते हैं एक धातु और एक अधातु होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको तोड़ने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों की जस्ता के दो, क्या लिखा है? जस्ता के दो, ध्यान दीजिएगा, जस्ता के दो अयस्कों के नाम और सूत्र लिखें। जस्ता के दो अयस्क, हमने तो आपको 3 साथ पढ़ाया था। पहला बच्चों जस्ता के दो अयस्क लिखना है। पहला लिखा जिंक ब्लेड, पहला जिंक ब्लेड, पहला क्या लिखा है? जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है, बोलो हाँ या ना? जिंक ब्लेड, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों है ना, दूसरा क्या है? केलेमाइन, केलेमाइन, और जिंकाइड भी था तीसरा, याद करो, याद करो प्यारे बच्चों, जिंकाइड भी था, लेकिन यहाँ 2 ही पूछा गया है, तो जिंक ब्लेड और हमने क्या लिख दिया? केलेमाइन। चलिए ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है बच्चों खनिज और अयस्क में क्या अंतर? मैंने बोला था ना, खनिज और अयस्क में मैंने अंतर बताया था बच्चों, है ना। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें धातु के कण हो हम उसे खनिज कहेंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा मात्रा में कण हो हम उसे अयस्क कहेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक खनिज कहे जाते हैं। कोई भी धातु का यौगिक है वो उसे हम क्या बोलेंगे? खनिज कहे जाते हैं। कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है और अन्य खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अल्प होती है। आप ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अयस्क के बारे में कहते हैं जी कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक हो, जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक हो, है ना, जिसे सुलभता से प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। देखो मात्रा अधिक हो लेकिन निकालना भी आसानी हो। मैंने बोला था कि मान के चलिए कि 5 केजी लोहा निकालने के लिए अब ऐसा नहीं कि हमें 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े, ऐसा नहीं है, यानी आसानी से जिसे हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए तो खनिज और अयस्क तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है? ये सबको पता है प्यारे बच्चों कि लोहे की वस्तुओं को हम जस्तीकरण क्यों करते हैं, पढ़ लीजिए। कहते हैं कि लोहे की बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्तीकरण किया जाता है। हो जाएगा? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के कोई 2 उदाहरण बताइए।
पहले बच्चों हमने बोला मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है समागी मिश्रण, एक होता है विसमागी मिश्रण, है ना। एक होता है समागी जिसमें पूरी तरह से घुल जाए, जैसे मैंने बोला था बच्चों कि चीनी लीजिए और क्या लीजिए, नमक, चीनी और नमक लीजिए, दोनों को पानी में मिला दीजिए, तब आप चीनी और नमक को अलग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे मिश्रण को हम समागी मिश्रण कहते हैं। कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे बच्चों तांबे के दो मिश्र धातु का नाम, पहला है बच्चों पीतल, पीतल और दूसरा है कांसा। पहला मैंने बोला पीतल और दूसरा कांसा, बोलो पीतल कैसे मिला है ना, दोनों में तांबा होना चाहिए, तो सर तांबा और प्लस जस्ता, तांबा और प्लस जस्ता। अच्छा ये कैसे बना, तो ये बना तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन। यहाँ देखोगे बच्चों ये रेशियो है 80% ये होता है और 20% ये होता है, यहाँ रेशियो देखोगे 90% होता है और ये 10%, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों क्या क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया बच्चों कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं के घटकों को लिखें तथा उसका उपयोग बताएं, तथा उसका उपयोग बताएं। सबसे पहले पूछा गया किसके बारे में, स्टील के बारे में। सबसे पहले पूछा गया बच्चों स्टील के बारे में, स्टील के बारे में लिखना है आपको, स्टील, ध्यान दीजिए स्टील के बारे में पूछा गया। कहते हैं कि लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाने पर यह एक, है ना, लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाने पर यह एक, है ना, सॉरी बच्चों मिलाने पर क्या बनता है, स्टील बन जाता है, स्टील बन जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है तथा काफी मजबूत होता है। इसका उपयोग बर्तन के रूप में किया जाता है। क्या आप लोग स्टील का उपयोग, है ना, स्टील वाले बर्तन का उपयोग करते हैं? यस सर। उसमें क्या क्या होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। चलिए आगे फिर पूछा गया बच्चों पीतल, है ना, ध्यान दीजिएगा पीतल क्या लिखा है कि पीतल इसमें 80% तांबा और 20% जिंक होता है, 20% जिंक होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कांसा, कांसा इसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है। इसका उपयोग मूर्तियों, क्या लिखा है, मूर्तियां कॉमा सिक्के कॉमा मेडल आदि बनाने में होता है। तो पहले बच्चों यहाँ पूछा था कैसे बना है और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो नॉर्मली आप लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? 2-3 कारण है, बताओ। सबसे पहले तो सर अच्छे, मतलब कि अच्छा महंगा होता है। सबसे फर्स्ट बच्चों क्या होता है, बेस कीमती है ये सबसे पहला क्या है, बेस कीमती। सबसे पहला बच्चों इसकी कीमत ज़्यादा है, तो नंबर 1 हो गया कि यह बेस कीमती होता है। दूसरा बताओ, एक तो बेस कीमती है और दूसरा प्यारे बच्चों यह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन और जल से कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसका आभूषण बनाते हैं। तो कहते हैं कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? उत्तर है बच्चों कि सोना चांदी प्लेटिनम काफी बेस कीमती धातुएं हैं, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, साथ ही इनकी अभिक्रिया जल और ऑक्सीजन से नहीं होती है। वायु की ऑक्सीजन और जल वाष्प की उपस्थिति में इनका संचारण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इन धातुओं के आभूषण बनाने में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? एग्जाम में लिख दीजिएगा। यस सर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, है ना, 2-3 क्वेश्चन और रह गए बच्चों जो कि 5 नंबर वाले थे, ठीक है। 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो वो भी हम जब, है ना, बहुत जल्दी आपको करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों इसके बाद भी क्लासेस होंगी, हम आपको बता देंगे। आप सब लोग प्यारे बच्चों जितने भी लोग हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हमने एक प्रयास किया बच्चों, हमने से एक प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज का क्लास कैसा लगा, और कोई चीज़ आपके मन में, अगर आज अपने ऑब्जेक्टिव में कितना सही किया ये भी बताना, आपका सब्जेक्टिव कैसा रहा ये बताना प्यारे बच्चों, और क्या आपके जितने सब्जेक्टिव मैंने आज करवाए वो सब बन जाएंगे एग्जाम में। और आप क्या चाहते कोई ऐसा टॉपिक बच्चों जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो वो वाला टॉपिक मुझे कमेंट ज़रूर करना। और बाकी का क्लास का हम प्यारे बच्चों आपको पेड क्लास में बता देंगे। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा आपको पेड क्लास में बच्चों, पेड क्लास पेड व्हाट्सअप में जो लोग भी जुड़े हैं सारे को नोट्स मिल जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, जुड़ दिया जाएगा 00879453, है ना। 251 रुपये प्यारे बच्चों पूरे साल का फीस है। 251 रुपये में आपको पूरे साल का 1 साल का आपको नोट्स मिलता है, फिर कभी आपको पेमेंट नहीं करना है। आई होप जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। बाकी क्लास के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नीचे आपको 10 सेकंड लगता है जाकर के
अच्छा सा कमेंट करना है बच्चों का आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। पूरी तरह से तबीयत मेरी ठीक अभी भी नहीं हुई है, पर हो जाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। लव यू बच्चों।